हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल एसएससी जीके आप में स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो होगा संविधान का निर्माण। भारतीय राज्य व्यवस्था का ये शुरुआती चैप्टर है, संविधान का निर्माण। और इस चैप्टर से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो चाहे संख्या में चाहे जो भी हो, लेकिन सवाल जरूर और जरूर पूछे जाते हैं। यदि पॉलिटी से यदि कोई सवाल बनता है तो ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो सेशन में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसमें किन किन लोगों की भागीदारी हुई, हमारे संविधान में कौन कौन सी समितियां बनी, हमने संविधान को बनाने में किन किन विदेशी स्रोतों का सहायता लिया, इन सारी चीजों का जिक्र आज की इस वीडियो सेशन में करेंगे। आप इस वीडियो सेशन को शुरू से अंत तक देखें, उसको नोट कर ले इंपॉर्टेंट बातों को। चलिए, तो आज का फर्स्ट बात क्या है, देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। देखिए, ये जो पहला जो बात है, ये जो पहला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सवाल अक्सर आता है कि संविधान सभा, आप इसको सभा पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया? क्रिप्स मिशन के तहत किया गया, बेबल योजना के तहत किया गया, कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। तो ये जो पहला जो आपका पॉइंट है ना, ये सुपर और सुपर इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। तो भारतीय संविधान में के निर्माण के लिए जो संविधान सभा का गठन किया गया, वो गठन किया गया कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। ठीक है, चलिए हम बात को आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन में क्या कहा गया था? कैबिनेट मिशन में कहा गया था कि जो चुनाव होंगे वो उनके लिए कुछ फॉर्मूला तय किया गया कि प्रांत से सीट इतने होंगे, जो देसी रियासत थे उनसे सीट इतने होंगे। चलिए, तो पॉइंट 2 क्या कहता है कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 तय की गई। इस कैबिनेट मिशन के फॉर्मूले के तहत, है ना, 389 तय की गई। हालांकि बाद में देश का विभाजन भी हुआ, ठीक है ना, तो देश के विभाजन के पश्चात मुस्लिम लीग जो है वो मतलब संविधान सभा से अलग हो गई। संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा को बायकॉट कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थिति काफी कमजोर थी। जब चुनाव हुआ, संविधान सभा के सदस्यों का जब चुनाव हुआ, तो मुस्लिम लीग बहुत ही थोड़े से ही सीट जीत पाई। इससे मुस्लिम लीग मतलब आप ऐसा समझिए कि अड़ियल रवैया अपना ली, संविधान सभा का उन्होंने बहिष्कार किया। तो जब पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ तो मुस्लिम लीग हट गया। मुस्लिम लीग हटने के कारण देखिए, शुरुआती संख्या तो 389 थी, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 तय की गई थी। हालांकि देश विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के सदस्यों के अलग हो जाने से संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुस्लिम लीग के हटने के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, ये वाली बात तो समझिए कि बहुत शानदार बात है। अगर एग्जामिनेशन को अगर हम नजर में रखते हैं तो ये बात आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। शुरुआती कितना था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में कितना रह गया ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां से एक प्रश्न जरूर और जरूर बनते हैं और इस प्रकार के सवाल आपको बारंबार पूछे गए हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। दूसरा चीज हम लोगों ने क्या देखा कि जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी कैबिनेट मिशन के तहत, तो 389 निर्धारित की गई थी। लेकिन आफ्टर पार्टीशन, बंटवारा के बाद, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, मुस्लिम लीग अलग हो गया, तो इसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299 रह गई। चलिए, पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निम्न प्रकार से विभाजित थी। क्या, कहां से कहां, किन किन क्षेत्रों से कहां कितना कितना सदस्य चुने जाने थे? चलिए, ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश राज्य कह लीजिए से 296 लोगों का चुनाव होना था, मतलब सीट की संख्या तय की गई 296। और देसी राज्य से, जो देसी रियासत थे, आप उनको रियासत भी कह सकते हैं, उनको उनकी संख्या थी 93। तो ये मैक्सिमम संख्या थी कि ब्रिटिश प्रांत से या ब्रिटिश राज्य कह ले, यहां से 296 लोग चुने जाएंगे और देसी राज्य से 93 लोग चुने जाएंगे। अब ब्रिटिश जो राज्य थे इसमें भी वर्गीकरण है। वर्गीकरण क्या है कि प्रांत से, जो ब्रिटिश प्रांत थे, इनमें 292 सदस्य चुने जाएंगे और जो 4 जो सदस्य हैं, है ना, ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र से चुने जाएंगे। चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन था भाई? तो दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, अजमेर केवल रख लीजिए, अजमेर,
ठीक है ना। चलिए, कुर्ग और ब्रिटिश बालूचिस्तान, है ना, और ब्रिटिश बालूचिस्तान। चलिए, तो ये जो थे आपके बालूचिस्तान, आप इसको समझे, बालूचिस्तान, ठीक है ना। ये चार जो थे आपके चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे जहां से लोगों को चुना जाना था। एक बार फिर से संविधान सभा के सदस्यों की संख्या किस प्रकार से विभाजित थी? ब्रिटिश प्रांत से टोटल कितने सदस्य थे? 296। देसी राज्य से कितने सदस्यों का चुनाव होना था? 93। चलिए, अब जो ब्रिटिश प्रांत थे, जैसे कि देखिए, टोटल टोटल आपका कितना था? टोटल आपका था, यहां से आप देख लीजिए, टोटल था 389। अब जब आप 296 में 93 जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 639, 9 और ये 3 आ जाएगा 389। 389 का ये क्लासिफिकेशन है, आप ऐसे समझिए, 389 को ये विभाजित किया गया है 296 में और 93 में, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश कमिश्नर प्रांत से 292 लोगों को चुना जाना था और कमिश्नर क्षेत्र से 4 लोगों को चुना जाना था। तो कमिश्नर क्षेत्र कहां कहां के थे? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, मारवाड़, इसको कह लीजिए, कुर्ग या मारवाड़, मारवाड़ कह लीजिए, ठीक है ना। अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बालूचिस्तान। चलिए, पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। संविधान सभा के सदस्य लगभग 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, यानी कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाना था कैबिनेट फॉर्मूला के आधार पर। कैबिनेट फॉर्मूला, जो कैबिनेट मिशन के आधार पर चूंकि संविधान सभा का गठन हुआ था, तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाना था। चलिए, आते हैं। प्रत्येक प्रांत के स्थानों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर 3 प्रमुख समुदायों में विभाजित किया गया था। चलिए, कौन कौन उसमें सदस्य, मतलब आप समझिए कि सदस्य को 3 भागों में ना विभाजित किया गया था। जो संविधान सभा के सदस्य थे, मोटे अक्षरों में कहें, मोटे तौर पर कहें, तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो उनका 3 वर्ग था। एक था मुस्लिम, एक था मुस्लिम, चलिए, एक था सिख, आप ऐसे समझिए, और जितने बाकी बच गए ना, उसके लिए शब्द अपनाया गया साधारण, ठीक है ना। चलिए, प्रत्येक प्रांत के स्थानों को, ठीक है ना, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर 3 प्रमुख समुदायों, मुस्लिम, सिख और साधारण समुदायों में बांटा गया। इसका मतलब है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका वर्गीकरण किस तौर पर किया गया? एक मुस्लिम, एक सिख, और बाकी जितने बच गए जो मुस्लिम सिख नहीं हुए वो साधारण में चले आए, ठीक है। चलिए, प्रांतों के प्रतिनिधियों का चुनाव, चूंकि देखिए, ये जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था ना, ये आज की तरह जो हम लोग चुनाव में वोट देने जाते उस तरह से नहीं था, है ना। मतलब वयस्क मताधिकार, जो अभी के प्रचलन में जो वयस्क मताधिकार है वो नहीं था, वो उस समय नहीं हुआ था, क्योंकि वयस्क मताधिकार में ना काफी विलंब हो जाता है। इतने बड़े देश में चुनाव करवाना बहुत टाइम टेकिंग वो चीज था। तो फिर उसके लिए एक सरल रास्ता क्या निकाला गया? प्रांतों के प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार हुआ? तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा हुआ। जो उस समय के जो विधानसभा थे उनके सदस्यों द्वारा यह चुनाव हुआ था, ठीक है। अच्छा, देसी राज्यों के आधे जो देसी राज्य थे, ठीक है ना, जो ब्रिटिश प्रांत से हटके थे, देसी राज्यों के आधे प्रतिनिधि राजाओं द्वारा मनोनीत किए गए, जो वहां के जो सर्वे सर्वा राजा आप उनको कह लीजिए, तथा आधा जनता के द्वारा चुने गए थे। देसी रियासत, देखिए, प्रांत से जो सदस्य आए थे वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनकर आए थे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो प्रांत से जो सदस्य आए थे संविधान सभा में, ठीक है ना, क्योंकि देखिए, प्रांत के कितने सदस्य थे? ब्रिटिश प्रांत के 296 थे। तो इनके सदस्यों का चुनाव किस प्रकार हुआ था? तो इनके सदस्यों का चुनाव हुआ था विधानसभा के सदस्यों द्वारा। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है समझना। विधानसभा के सदस्यों ने इनको चुना था। चलिए, ये विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव होना था। और जो देसी रियासत के जो 93 थे, इनका चुनाव कैसे होना था? तो आधा आए थे राजा, इनको चुने थे, जो वहां के राजा थे, जैसे हैदराबाद के निजाम, ये सब देसी रियासत में थे, ठीक है। तो आधा जो सदस्य थे राजा द्वारा चुने गए थे और आधा जो था वहां के जनता ने उनको चुना था। चलिए, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए हुए आम चुनाव में कांग्रेस को 208 सीट मिला था, है ना। इस 296 में 208 सीट कांग्रेस को मिला था और मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थिति थोड़ा सा निर्बल पड़ गई, कमजोर पड़ गई, और मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। चलिए, अन्य को 15, तो टोटल 296 हो गए। एक बार फिर से, कांग्रेस को कितना सीट मिला? 208 सीट मिला। मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला? 73 सीट मिला। और बाकी जितने बच गए उसमें सिख, एंग्लो इंडियन, पारसी, बहुत सारे चीज थे, ठीक है ना,
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यूनियनिस्ट, ये सारे थे। तो सभी को मिलाकर के अन कह दिया गया और इन्होंने 15 सीटों पर कब्जा जमाया। चलिए अब हम आते हैं संविधान सभा के प्रत्येक, संविधान सभा में प्रत्येक समुदाय के लोग थे, प्रत्येक समुदाय के लोग थे। ऐसा नहीं था कि वो उसमें हिंदुओं का बोलबाला था, मुस्लिमों का बोलबाला था, ऐसा नहीं था। हर एक समुदाय के लोगों ने वहां पर प्रतिनिधित्व किया था। चलिए हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, पारसी थे, एंग्लो इंडियन थे, ईसाई थे, अनुसूचित जाति के उसमें प्रतिनिधि थे, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि थे। तो ये सारे सभी ऑलमोस्ट सभी सेक्शन हमारे समाज के जो भी सेक्शंस हैं उनके प्रतिनिधि संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है ना, चलिए को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला था। ठीक है, चलिए बात को पॉइंट नंबर 9 करे कि संविधान सभा में शामिल कुछ महिलाएं भी थी। वो उसमें ऐसा नहीं है कि टोटल महिलाओं की संख्या संविधान सभा में 15 थी। अब इसमें प्रमुख महिलाएं कौन कौन थी, संविधान सभा में प्रमुख महिलाएं कौन कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी, सुचिता कृपलानी थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, हंसा मेहता थी, दुर्गाबाई देशमुख थी और राजकुमारी अमृत कौर थी। और भी महिलाएं थी। तो टोटल महिलाओं की संख्या उसमें 15 थी, जिसमें ये मुख्य महिलाएं हैं। ठीक है ना, तो ये सब एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस धर्म के लोग संविधान सभा में नहीं थे, अगर यही पूछ दे हमको क्या लग रहा है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है। देखिए तो इसमें आप अगर देख रहे हैं तो इसमें यहूदी नहीं है, देख रहे हैं इसमें बौद्ध नहीं है। ठीक है ना, तो एक मान के चलिए कि यहां से प्रश्न उठ सकते हैं। चलिए अब संविधान सभा में शामिल महिला कौन नहीं थी या कौन थी, तो ये सब नाम आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है ना, चलिए हम आते पॉइंट नंबर 10 में। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, ठीक है ना, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस समय अस्थाई जो अध्यक्ष बनाया गया था, है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये संविधान सभा के में जितने भी सदस्य थे, संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उसमें सबसे बुजुर्ग जो सदस्य थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सबसे उम्रदराज जो सदस्य थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, लेकिन इनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था 9 तारीख को, 9 दिसंबर को। 2 दिन बाद ठीक 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य किसको नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का नाम क्या था? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी समय 11 दिसंबर 1946 को संवैधानिक सलाहकार का नियुक्त किया गया BN राव, है ना। BN राव क्या बने? BN राव बहुत ही बड़े स्कॉलर, है ना। इन्होंने प्रारूप तैयार किया था, इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था और उस प्रारूप पर विचार करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए थे। यानी कि अगर सवाल अगर आता है कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, तो इसमें BN राव का भी आपको ऑप्शन देखना होगा। अगर BN राव अगर दिया गया है तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संविधान के प्रारूप तैयार करने का काम BN राव ने किया था। हाँ, इस चीज को और आगे बढ़ाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, इसलिए भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है ना। हु इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो नाम तो बहुत सारे, देखिए एक आदमी का योगदान इसमें नहीं है। ऐसा नहीं कि एक आदमी से संविधान बन गया, इतने बड़े फौज, है ना, विद्वानों का फौज मिल करके संविधान तैयार करने का काम किया है। लेकिन अगर उसमें सिंगल नेम को अगर आउट किया जाए, सिंगल नेम को अगर लिया जाए, तो उसमें भीमराव अंबेडकर का योगदान अविस्मरणीय है। चलिए, तो इसमें जो संवैधानिक सलाहकार हुए वो BN राव हुए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो BN राव थे। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। हमेशा अध्यक्ष की बात होती है, उपाध्यक्ष की बात नहीं होती है। लेकिन उपाध्यक्ष बनाया गया था SC मुखर्जी को। ये बात याद रखना है ना, ये बात याद रखना है कि जो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो SC मुखर्जी थे। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट तारीख देख लिया जाए। सबसे पहले तारीख क्या था? 9 दिसंबर 1946, है ना। इसमें संविधान सभा की पहली बैठक हुई, फर्स्ट जो सीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट तारीख क्या है? 11 दिसंबर 1946। इस दिन क्या हुआ था भाई? तो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। दूसरी बात, इसी दिन संवैधानिक सलाहकार के रूप में, है ना, BN राव का चुनाव हुआ था। इसी दिन संवैधानिक सलाहकार के तौर पर BN राव का चुनाव हुआ था। चलिए, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट तारीख क्या है? तो 13 दिसंबर 1946, ठीक है ना। 9, 11, 13 एक दिन का अंतराल पर है, ठीक है ना। चलिए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव,
जिसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ना कहा गया है ना, प्रस्तुत किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि संविधान सभा में है ना उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है ना, कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या इसको अंग्रेजी में कहें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ना किसने पास किया था, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। और ये जो 13 दिसंबर को इन्होंने पास किया था, तो 22 जनवरी 1947 को यह पारित हो गया था संविधान सभा द्वारा, ठीक है ना, 22 जनवरी 1947 को यह संविधान सभा द्वारा पारित हो गया था। आइए पॉइंट नंबर 12 में आते हैं। चलिए इसके बाद इंपॉर्टेंट तारीख क्या मिलता है भाई, तो 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 इसमें इस दिन क्या हुआ था, तो प्रारूप समिति का गठन किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी है ना। प्रारूप समिति नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको अंग्रेजी में समझिए, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे, बी आर अम्बेडकर थे। चलिए, और इस ये जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था, इसमें सदस्य की संख्या कितनी थी, सदस्य की संख्या 7 थी, 7 सदस्यों वाली। आप ऐसे समझिए कि 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे। आइए चलिए पॉइंट नंबर 13 में आते हैं, 26 नवंबर। अब इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट तारीख है वो 26 नवंबर 1949, ठीक है ना। संविधान सभा द्वारा संविधान को एडॉप्ट कर लिया गया, अपना लिया गया, अंगीकार कर लिया गया। 29 नवंबर है ना, सॉरी 26 नवंबर है ना 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकार कर लिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया। इसी 26 तारीख को है ना, इसी 26 नवंबर को हर साल हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस है ना। इसी दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को एडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है ना। इसी दिन मनाया जाता है 2015 से, ठीक है ना, 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए, तो संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकार कर लिया गया कितनी तारीख को, 26 नवंबर 1949 को। चलिए, इसी दिन है ना 26 नवंबर को ही, ठीक है ना, नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम सदस्य संसद संबंधी अनुच्छेद लागू किया गया। इसी दिन है ना कुछ अनुच्छेदों को 26 नवंबर को ही लागू कर लिया गया। वो भाई अनुच्छेद कौन कौन थे, नागरिकता वाले अनुच्छेद, निर्वाचन का अनुच्छेद और अंतरिम संसद संबंधी अनुच्छेद को इसी दिन लागू किया गया था। शेष जो संविधान बचा है ना वो लागू हुआ था पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को। यानी कि 26 नवंबर 1949 को कौन कौन सा चीज लागू कर दिया गया था, तो नागरिकता संबंधी अनुच्छेद जो थे वो जैसे 5 से 11 क्या है, वो नागरिकता संबंधी अनुच्छेद है। निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद लागू कर दिया गया और अंतरिम संसद संबंधी अनुच्छेद को ही इसी दिन लागू कर दिया गया था। चलिए आगे बात को हम लोग लेके चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 14 में क्या है भाई, 24 जनवरी 1950, इसको ठीक से देखा जाए 24 जनवरी 1950, ठीक है ना। चलिए, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ, अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ तथा संविधान पर 284, हालांकि कुल सदस्य कितने थे, 299 सदस्य थे। देखिए बंटवारा के बाद टोटल सदस्य कितने रह गए थे, 299 सदस्य रह गए थे। 299 सदस्य में 284 10 सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है ना। चलिए बात को आगे लेके चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 15 नंबर का पॉइंट क्या, 24 जनवरी 1950 को ही, एक तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम ये संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ था, ठीक है। चलिए अब अगला क्या है कि 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। यानी कि पहले जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे उनका देश में कोई चुनाव नहीं हुआ था, वो संविधान सभा द्वारा चुने गए वो राष्ट्रपति थे, ये दिमाग में रखना होगा। चलिए इसके बाद पॉइंट नंबर 16 में क्या है कि 26 जनवरी 1950 बहुत इंपॉर्टेंट डे है, शेष संविधान है ना पूरे देश में लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को क्यों किया गया, क्योंकि इसका स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध है। यानी कि 26 जनवरी 1930 से हर साल है ना, 26 जनवरी 1930 से हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। इसकी शुरुआत, इसकी उद्घोषणा कहाँ हुई थी, तो लाहौर जो कांग्रेस अधिवेशन था 1929 में, 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है।
लाहौर है ना कांग्रेस अधिवेशन में तय किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है ना, ये तय किया गया था कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और 26, चूंकि अब 1929 दिसंबर में तो अधिवेशन होता था, कांग्रेस का अधिवेशन तो दिसंबर में होता था, तो अगले साल के 26 जनवरी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस वजह से है ना 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू कर दिया गया। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट तिथियां देखते हैं। चलिए 22 जुलाई 1947, ये तिथि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ये संविधान सभा द्वारा किस तारीख को अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। चलिए राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत जन गण मन और वंदे मातरम, ठीक है ना, ये किस दिन अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा? तो 24 जनवरी 1950, यानी कि 24 जनवरी 1950 जो अंतिम जो दिन था अधिवेशन का, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का राष्ट्रपति चुना गया, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। ठीक है, चलिए नंबर 18 में आते हैं। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? बहुत लंबा समय संविधान के निर्माण में लगा। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आप ऐसे समझिए, हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा भाई? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। चलिए संविधान के निर्माण में खर्च कितना, पैसे के कितने खर्च हुए? तो 64 लाख खर्च हुआ था उस समय। आज के हिसाब से आप समझ लीजिए कि 64 करोड़ उसको रख लीजिए या उससे भी अधिक रख लीजिए, है ना, 64 करोड़ या उससे भी अधिक रखा जा सकता है। तो उस समय मतलब 1946 से लेकर के 1950 तक की जो बात है उसमें 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। चलिए मूल संविधान में अनुच्छेद कितना था? जब संविधान जब हमारा बना तो अनुच्छेद कितना था? 395 अनुच्छेद थे। अनुसूची कितना था? 8 अनुसूची थे, जो कि अब जाकर के 12 हो गए। और भाग 22 था, तो अभी भी 22 ही है। ठीक है ना, भाग में और अनुसूची भाग में और अनुच्छेद में। हाँ देखिए आज भी अनुच्छेद 395 ही है, गिनती से वो 400 से ज्यादा हो गया है, लेकिन है ना उसमें क जोड़ दिया गया, ख जोड़ दिया गया, ग जोड़ दिया गया, कुछ पार्ट को हटाया गया, कुछ पार्ट को लाया गया। तो अगर टेक्निकली कहा जाए तो अनुच्छेद हमारा 395 आज भी है। हालांकि आपको देखिएंगे कि अनुच्छेद की संख्या 448 है, 440 है, वो सीरियल वाइज गिनने में, क्योंकि उसमें है ना सेक्शन ए बी सी डी ऐसे ऐसे जोड़ा गया। तो आज भी हमारा अनुच्छेद इतना ही है 395। अनुसूची 12 हो गया है, जो पहले 8 था, यानी कि 4 जोड़ा गया है। लेकिन भाग हमारा 10 का 10 है, भाग हमारा 22 पहले भी था और आज भी हमारा संविधान में भाग की संख्या 22 है। चलिए संविधान सभा द्वारा गठित प्रमुख समितियां, ये एग्जामिनेशन के लिए ना सुपर इंपॉर्टेंट, ये सुपर इंपॉर्टेंट है ना। ये हमें समिति देखना है और ये देखना है कि समिति के अध्यक्ष कौन थे। हमें समिति देखना और समिति का अध्यक्ष देखना है। चलिए संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसके थे जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय, देखिए संघीय जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करेगा। चलिए सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल, इसके अध्यक्ष थे। मूल अधिकार समिति, ये सवाल कई बार पूछा गया, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए, टोटल 22 समिति बनाया गया था। संविधान सभा द्वारा 22 समिति का गठन किया गया था। ठीक है ना, संविधान सभा द्वारा 22 समिति का गठन किया गया था, जिसमें सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमिटी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल कमिटीज। चलिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। और रियासत समिति, देश के रियासतों से वार्ता के लिए जो बनाया गया था, इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से हम लोगों ने क्या लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये समझिए कि ये एग्जामिनेशन में इससे काफी सवाल पूछते हैं। मूल अधिकार कहां से लिया गया है? यूएसए से, अमेरिका से लिया गया है। ये मूल अधिकार वाली बात अक्सर पूछा गया है। मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? तो पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं।
ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, एकदम इसको सुना जाए, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से, मतलब आयरलैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, इसमें संविधान शब्द छिपा हुआ है। लेकिन भारत के संविधान जो बना उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहा, सबसे ज्यादा जो हिस्सा लिया गया था वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। यानी कि हमारे संविधान का 75% भाग, आप ऐसा समझिए, हमारे संविधान का लगभग 75% भाग जो है ना वो भारत शासन अधिनियम से जुड़ा हुआ है। 1935 में जो भारत शासन अधिनियम बना था, सबसे ज्यादा अगर कहीं से कोई चीज लिया गया है संविधान निर्माण में तो वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। कौन कौन सा बात लिया गया है भाई, थोड़ा सा देखा जाए। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ और राज्य के बीच ना पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी जो पावर है, ठीक है ना, प्रोविजंस हैं राष्ट्रपति के, वो लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से। उच्चतम न्यायालय के निचले स्तर के न्यायालयों पर नियंत्रण, देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना वह हाई कोर्ट को चंगुल में रखता है। ये बात कहां से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। केंद्रीय शासन का राज्य के शासन में हस्तक्षेप, अब देखते हैं बिहार में सेंटर हस्तक्षेप कर देगा यदि कोई संगीन मामला हुआ तो, किसी राज्य में सेंटर हस्तक्षेप करेगा यदि मामला बहुत सेंसिटिव है। तो ये सारी बातें ली गई हैं भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। व्यवस्थापिका के 2 सदन है, उच्च सदन निम्न सदन है, ये लिया गया भारत शासन अधिनियम से। तो हमारे संविधान पर जो सबसे ज्यादा जो असर डाला है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए अब देखते हैं ब्रिटेन के संविधान, इसमें ना आप के संविधान को पढ़ के लेके चलिएगा ना। ब्रिटेन के संविधान से भाई क्या क्या लिया गया है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, यही है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये आत्मा है, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन होगा, कानून का शासन होगा, देश में आदमी का शासन होगा, कानून का शासन होगा। ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, संसदीय, आज हमारा जो प्रणाली है वो कौन सा प्रणाली है शासन का, संसदीय शासन है, संसदीय प्रणाली है। ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता, हमारे देश में एकल नागरिकता है, अमेरिका में डबल है, राज्य का नागरिकता अलग, केंद्र का नागरिकता अलग। अमेरिका में ना दोहरी नागरिकता प्रणाली है, ये याद रखना है, अमेरिका में ना दोहरी नागरिकता प्रणाली है। विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया भाई, आप इसमें संविधान जोड़कर चलेंगे। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो मूल अधिकार लिया गया है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन है ना, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका अमेरिका में सर्वोच्च, उसको ना सर्वोच्च स्थान दिया गया है। देखिए इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है, आप ऐसा समझिए, इंग्लैंड में जो है ना संसद सर्वोच्च है, और अमेरिका में जो है ना वो क्या है, न्यायपालिका सर्वोच्च है। अब बस आप यही समझिए कहां कहां कौन सर्वोच्च है, किसको सर्वोच्च का दर्जा दिया गया है। तो इंग्लैंड में संसद को सर्वोच्चता का दर्जा दिया गया है, अमेरिका में न्यायपालिका को सर्वोच्चता का दर्जा दिया गया है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत में भी है, व्यापक स्वतंत्रता है, और ये लिया गया है ब्रिटेन, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आइए राष्ट्रपति के महाभियोग प्रणाली, जो राष्ट्रपति पर जो इंपीचमेंट लगता है, ये भी लिया गया अमेरिका के संविधान से। चलिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, आप इसमें के संविधान लेके चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची, जो है ना समवर्ती सूची जो है ना, केंद्र सूची, राज्य सूची है ना, और समवर्ती सूची, तो उसमें जो समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आयरलैंड के संविधान, चलिए आप इसको के संविधान आप ऐड करके चलेंगे। चलिए तो आयरलैंड के संविधान से भाई क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कई बार एग्जाम्स में ना पूछे गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये एक बार पूछा गया मौलिक अधिकार, हमारे मूल अधिकार, मूल अधिकार अमेरिका से, ये याद रखना है, या याद रखने वाली बात है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डायरेक्टिव पॉलिसी है वो कहां से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आइए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया भाई, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, हमारे संविधान में जैसे संशोधन होते हैं, जिस प्रक्रिया से संशोधन होते हैं, ये कहां से लिया गया, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, तो ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, जिसको आज ना जो रूस वगैरह में बट गया वो पूर्व है ना, इसको आप यूएसएसआर कहते थे पहले, ठीक है ना, तो यूएसएसआर से लिया गया है मौलिक कर्तव्य।
चलिए कनाडा से क्या लिया गया है, तो राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो कनाडा के वो संविधान से लिया गया है। चलिए फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। आज हमारा जो व्यवस्था है वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, ठीक है ना। गणतंत्र, भारत एक गणतंत्र देश है, तो ये व्यवस्था कहां से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और वाइमर संविधान, एक बहुत यहीं पर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, वाइमर संविधान किस देश से संबंध रखता है। वाइमर संविधान का संबंध जर्मनी से है, ठीक है ना। जर्मनी से हमने क्या लिया है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, है ना। विशेष स्थिति में हमारे जो मूल अधिकार हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, यह बात उठाया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। चलिए लास्ट बात क्या है, संविधान का लगभग 75%, ठीक है ना, भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक इंपैक्ट है हमारे संविधान के ऊपर। तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किस किस तरीका से चुनाव हुए, किन किन लोगों ने भागीदारी लिया, कौन कौन से समिति थे, उनके अध्यक्ष कौन थे, हमारे संविधान के निर्माण में किन विदेशी संविधान स्रोतों का सहायता लिया गया है, ये सारी चर्चा हुई है। ये वीडियो सेशन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आशा करते हैं कि आपको पूरा ये वीडियो सेशन समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी यदि कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी तरह की बातें हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसे जरूर शेयर करें, ताकि हमें भी समझ में आए कि कहां पर क्या मिस्टेक्स हैं और उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। बच्चों यदि आप नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, आप इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने भाई बंधुओं में जरूर से शेयर करें, ताकि आपके तरफ वो भी बेनिफिट प्राप्त कर सके। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।